अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं निखा फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाह रही थी आपसे चंद बातें करती। दोस्तों, आज मेरा सोलर रिटर्न यानी मेरा जन्मदिन था 13 फरवरी। तो मैं चाह रही थी कि अपने बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँ। आप भी चाहें तो कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के बारे में, जो मेन जो 3 प्लेसमेंट्स होती हैं, मेन सन प्लेसमेंट, मून प्लेसमेंट एंड असेंडेंट प्लेसमेंट। तो मेरा जो है वो कैंसर असेंडेंट है, पुनर्वासु नक्षत्र। देन मेरा सन साइन एक्वेरियस है, 8th हाउस एक्वेरियस, धनिष्ठा नक्षत्र। एंड मेरा मून साइन जो है वो आर्द्रा जेमिनी, 12th हाउस मून है। फिर मेरा जो राहु है वो 11th हाउस में है, जो कि एक्वेरियस का हाउस है ओरिजिनली। रोहिणी नक्षत्र में राहु है मेरा। और 11th हाउस आप जानते हैं कि उसको इच्छा पूर्ति का घर कहते हैं, हाउस ऑफ होप्स, विशेस एंड डिज़ायर्स एंड फ्रेंडशिप का हाउस। तो एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरे चार्ट में और मेरी लाइफ में भी। आप जानते हैं कि एक्वेरियस फ्रेंडशिप का साइन है, फ्रीडम का साइन है और इसका एलिमेंट है एयर। एयर को आप जानते हैं कि कैद नहीं किया जा सकता कहीं पे। और जो एलिमेंट एयर है और उसका जो सिंबल है वो है मैन इज होल्डिंग वाटर बैरियर। वाटर बैरियर है और उसके जो वाटर इमोशंस को भी शो करता है और वाटर जो है वो नॉलेज को भी शो करता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आती है इमोशंस को एनालाइज करने से, और एनालाइज करने के लिए सर्टेन काइंड ऑफ डिटैचमेंट की ज़रूरत होती है जो एक्वेरियस के पास होती है। ठीक है। और मैं अमेरिका में भी रहती हूँ, पाकिस्तान में भी रहती हूँ, माशाल्लाह दोनों जगह पर बैक एंड फोर्थ जाती आती रहती हूँ। वहाँ पे वो तो मेरी जन्मभूमि है पाकिस्तान, और अमेरिका भी आना जाना रहता है मेरा। और माशाल्लाह एक बेटी है मेरी, 8 years old है, और मेरी जो दुनिया है उसके इर्द गिर्द ही घूमती है। शी इज़ माई वर्ल्ड। और रिसर्चर हूँ, और जो रिसर्चर्स होते हैं वो ज़्यादा इंट्रोवर्ट ही होते हैं। तो मैं अकेले बहुत ही अच्छा फील करती हूँ जब मैं अलोन होती हूँ। मैं सुनती रहती हूँ कुछ ना कुछ लेक्चर सुनती रहती हूँ, म्यूज़िक भी सुनती हूँ, और पोइट्री भी बहुत पसंद है। लेकिन पोइट्री इतना टाइम ही नहीं मिलता, जितना ज़्यादा रिसर्च में जाती जा रही हूँ। रोहिणी राहु है, तो ज्येष्ठा यानी कि स्कॉर्पियो में मेरा केतु है। तो आप सोच सकते हैं कि वो एक बहुत ज़्यादा रिसर्च करने वाला केतु है मेरा। तो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ। और बस फिर इसीलिए ज़्यादा तन्हा ही रहती हूँ। रिसर्च करने वाले ऐसे ही रहते हैं, जब रिसर्च करने के बाद आपस में डिस्कस करना अलग चीज़ होती है, लेकिन जो रिसर्च होती है वो खामोशी से, कंसंट्रेशन से करने वाली चीज़ होती है तन्हाई में। तो चलेंगे, तो मेरे बारे में थी कुछ बातें। आप लोग भी अपने चार्ट के बारे में शेयर कर सकते हैं, अपने असेंडेंट के बारे में शेयर कर सकते हैं ज़रूर। तो आज के टॉपिक पे बात शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अथॉरिटी फिगर्स इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अथॉरिटी फिगर्स। अथॉरिटी फिगर्स कौन होते हैं? वर्क प्लेस पे बॉस, स्कूल में हमारे टीचर, घर में हमारे पेरेंट्स, या फैमिली में कोई बड़ा बुजुर्ग जो है, जो जिसकी से होती है, जिसकी बात सब मानते हैं, जिसको सब लुक अप करते हैं, वो होता है अथॉरिटी फिगर। तो दोस्तों, जो अथॉरिटी फिगर होता है ना, उसकी बात का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। लोग उसकी बात को बहुत ज़्यादा उन पे असर होता है लोगों पर। अगर वो किसी को अच्छा कह दें, एक बच्चे को क्लास टीचर बुला के उसकी तारीफ कर दें, तो ऑटोमेटिकली बाकी बच्चे
उस बच्चे से दोस्ती करने की कोशिश करेंगे, उसके साथ रहने की कोशिश करेंगे कि हम भी टीचर की नज़र में आ जाएं, हो सकता है हमें भी तारीफ मिल जाए। उसी तरह से घर में पेरेंट जिस बच्चे को रिस्पेक्ट देते हैं, जिस बच्चे की तारीफ करते हैं, ऑटोमेटिकली बाकी सिबलिंग्स जो हैं, उसके छोटे बहन भाई, बड़े बहन भाई, उस बच्चे को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं। वर्क प्लेस पे भी यही है कि बॉस का अगर कोई चहेता है, कोई लाडला है, तो जाहिर है उसके साथ लोग बातचीत करने की, उसकी गुड बुक में आने की कोशिश करेंगे, उसको जो है वो खुश करने की कोशिश करेंगे। इसके बरअक्स जिसकी खिल्ली उड़ाई जाती है, जिसको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है, इंसल्ट की जाती है, उस पर्सन को बाकी भी रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर अथॉरिटी फिगर किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, किसी का मजाक उड़ा रहा है, तो अथॉरिटी फिगर की कॉपी करने के लिए बाकी भी उसी टोन में उस बंदे से बात करेंगे, डिसरिस्पेक्ट करेंगे, इंसल्ट करेंगे, ह्यूमिलिएट करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। अगर किसी बच्चे को पेरेंट इस तरह कह दे कि तुम तो किसी काम का नहीं है, तो आप यकीन करें कि वो बच्चा अपने बहन भाइयों के साथ खेलते हुए भी नजर नहीं मिला सकेगा उनसे, इतना शर्मिंदा होगा। और बहन भाई ऐसे बच्चे को कभी भी अपने सिबलिंग को रिस्पेक्ट नहीं देते। जब पेरेंट अगर किसी बच्चे को, जैसे नार्सिसिस्टिक पेरेंट जो है वो स्केपगोट बच्चे को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको शर्मिंदा करते हैं, उसको ये एहसास दिलाते हैं कि वो द किड इज गुड फॉर नथिंग, वो किसी काम का नहीं है, तो बाकी बहन भाई भी उसको स्केपगोट को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उसको कभी भी इस काबिल नहीं समझेंगे और उसको मजाक उड़ाएंगे। जब बच्चे अकेले होते हैं, साथ होते हैं, तो फिर बच्चे एक दूसरे को कहते हैं कि अच्छा, अम्मी तो कहती हैं कि तुम तो किसी काम के नहीं, तुम तो लेजी हो, अब्बू तो कहते हैं कि तुम तो जो हो ना, तुम तो फेलियर हो। तो एक दूसरे को शर्मिंदा करते हैं, इंसल्ट करते हैं। अपने हम उम्र से इंसल्ट करवाना वो और भी ज़्यादा तकलीफ दे होता है। तो अथॉरिटी फिगर जो हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। और आप भी कहीं ना कहीं अथॉरिटी फिगर हैं बच्चों के साथ, फैमिली सेटिंग में कहीं ना कहीं आप भी अथॉरिटी फिगर हैं, आप भी इन्फ्लुएंशियल हैं। अगर आप मुस्तकिल अथॉरिटी फिगर नहीं भी हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन ज़रूर बन जाती है कि आपके मातहत हैं, आपके अंडर हैं, कोई बच्चे हैं आपके साथ, कभी बच्चों के आप बेबी सेट कर रहे हो। उस वक्त हमें बहुत ही सोच समझ के बात करनी कि हमारी बात का बहुत असर होगा। किसी बच्चे की तारीफ करना, उसको चढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को सबके बीच में डिसरिस्पेक्ट करना या मजाक उड़ाना, इस चीज से ग्रेज करें, बहुत सोच समझ के बात करें कि बाकी बच्चों के बीच में जब किसी एक बच्चे को कहेंगे ना तुम बिल्कुल ही गए गुजरे हो, तो यकीन करें कि उस बच्चे को बाकी बच्चों के बीच में सर उठाने में बड़ा टाइम लगेगा, अपनी रेपुटेशन बनाने में बहुत टाइम लगेगा, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। आप उसका मजाक उड़ाएंगे तो बाकी सब उसका मजाक उड़ाएंगे। तो इस तरह की बात, आपकी एक बात से उस बच्चे के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, उस बच्चे को बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, बुलिंग का सामना करना पड़ सकता है। तो आप कोशिश करें कि कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले किसी को भी, अगर कोई बच्चा कोई चीज़ गलत भी कर रहा है ना, तो अकेले कमरे में जाके उसको समझा दें। जब भीड़ में लोगों के सामने ऐसे अथॉरिटी फिगर आपको स्टेटमेंट देंगे तो उस बात की बहुत ज़्यादा अहमियत होगी, वो दूसरों के दिलों पे लिखी जाएगी। अगर आपने किसी को स्टेटमेंट दे के किसी के को आपने डिसरिस्पेक्ट कर दिया है, डी वैल्यू कर दिया है, तो उसको अपनी वैल्यू बनाने में बहुत मुश्किल होगी। ये है अथॉरिटी फिगर का इन्फ्लुएंस। और अथॉरिटी फिगर का किसी को डाउन करने के बाद बहुत उस इंसान के लिए अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अथॉरिटी फिगर्स का किसी का मजाक उड़ाने का मतलब है कि आप दूसरे लोगों
के लिए रास्ता खोल रहे हो कि दूसरे लोग उसको बुली करें। जब घर में नार्सिसिस्टिक पेरेंट एक बच्चे को मुसलसल डी वैल्यू कर रहे हैं तो वो भी बाकी बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि हमें कॉपी करो, क्योंकि वो तो अथॉरिटी फिगर है, उनको तो लुकअप किया जा रहा है, उनकी तो कॉपी कर, बच्चे तो बड़ों की कॉपी करते हैं ना। बाकी भी डिसरिस्पेक्टेड टोन अपनाएंगे। फैमिली में नए आने वाले जो लोग हैं, बाहर से आने वाले आस पड़ोस वाले रिश्तेदार, वो भी डिसरिस्पेक्ट करेंगे, स्केपगोट बच्चे को बुली करेंगे, ह्यूमिलिएट करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। तो एज ए अथॉरिटी फिगर जो है हमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और सोच समझ के बात करनी होती है। वर्क प्लेस पे किसी का मजाक उड़ रहा है तो फिर हर नया आने वाला जो है वो उसका मजाक उड़ाएगा, उसको डिसरिस्पेक्ट करेगा, उसको स्केपगोट बनाएगा। तो ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इसका ख्याल रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आज मैंने आपको इस टॉपिक पे थोड़ा सा अवेयरनेस दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।